Hello class. Now the part 2 of ENC. आज हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम स्लेटर रूल के हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट मीन्स टुडेज टॉपिक इज स्लेटर रूल फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि हम जो ENC कैलकुलेट कर रहे थे वो क्वालिटेटिव ENC कैलकुलेट कर रहे थे, यानी क्वालिटेटिव मेजरमेंट अगर हमने करना है तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस S. बट अगर इसी को हमने क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है, यानी एक्चुअल अगर हमें इलेक्ट्रॉन शील्डिंग कंट्रीब्यूशन निकालना है और कोई एक इलेक्ट्रॉन कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है उसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करनी है और वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल दैट इज नोन एज स्लेटर रूल. ठीक है, तो स्लेटर रूल क्या कहता है? Slater rule allows to estimate the effective nuclear charge from the real number of protons in the nucleus and the effective shielding of electrons in each orbital shell. ठीक है, यानी कि कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन और कितनी शील्डिंग कंट्रीब्यूशन हो रही है इनर शेल इलेक्ट्रॉन से, वो हम एक्चुअली अगर कैलकुलेट करना चाहें तो स्लेटर रूल से कर सकते हैं. स्लेटर रूल के लिए हमें सबसे पहले उनके रूल्स पता होने चाहिए. तो सबसे पहला रूल जो है दैट मींस स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले जिस भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स की ENC कैलकुलेट करनी है उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा. और वो कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से करते हैं, हम ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p. ठीक है, एंड सो ऑन. आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. तो ग्रुप्स में डिवाइड करने के लिए हमें एक दो बातें ध्यान में रखनी है कि जो आपका 1s है, ठीक है, इनको आपने एक अलग ग्रुप में रखना है. ठीक है, देन 2s और 2p यानी s और p ऑर्बिटल को एक ग्रुप में रखना है, जैसे 2s 2p 3s 3p. ठीक है, और d को अलग ग्रुप में रखना है, 3d या 4d 5d, इस तरह से d ऑर्बिटल को अलग ग्रुप में रखना है. अगेन 4s 4p को हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, फिर d को अलग, f को भी अलग, फिर sp को एक साथ. यानी हमने कैसे करना है ग्रुपिंग, 1s को तो आप अलग रखोगे, उसके बाद s और p ऑर्बिटल यानी ns और np. ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है, n इज इक्वल टू आपका हो सकता है 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक ग्रुप में रखेंगे हम ns np, फिर नेक्स्ट ग्रुप में रखेंगे हम nd. ठीक है, nd को भी आप अलग ग्रुप में रखोगे एंड nf को अलग ग्रुप में रखोगे. ठीक है, n इज एनी इंटीजर 1 को छोड़ करके. ठीक है, तो इस तरह से हम इनकी ग्रुपिंग कर देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे. आफ्टर ग्रुपिंग, ग्रुप में डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है, उस इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा जाए कि कैलकुलेट द ENC फॉर द इलेक्ट्रॉन ऑफ 4d ऑर्बिटल. मान लीजिए इसके लिए हमने ENC कैलकुलेट करनी है कि 4d में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कितना ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर 4d के लिए पूछ रहा है तो उसके राइट साइड में यानी हायर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको हमने इग्नोर करना है, यानी उनकी वैल्यू हो जाएगी 0. दैट मीन्स आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट एंड इग्नोर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन हायर ग्रुप. उसके हायर ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उन्हें हमने इग्नोर करना है, यानी उनको कैंसिल कर देना है. Because these do not shield electrons in lower group, क्योंकि ये लोअर ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं करते, इसलिए उनको हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, नाउ स्टेप थर्ड क्या है कि स्टेप थर्ड को हम 2 केसेस में ब्रेक कर देते हैं. पहला तो s और p इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा d और f इलेक्ट्रॉन के लिए. यानी पहला करेंगे वो उन इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो s और p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और दूसरा ग्रुप हम ये बनाएंगे कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो d और f ऑर्बिटल में प्रेजेंट है. ठीक है, तो उसे हम समझ सकते हैं इस टेबल के हेल्प से. ये टेबल क्या कह रहा है कि सबसे पहला ग्रुप हमने क्या बनाया था, 1s.
ठीक है। 1s के ऊपर हायर ग्रुप्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, क्योंकि वो 1s पे कोई शील्डिंग डालेंगे नहीं तो उसकी वैल्यू हो गई 0, ठीक है। और 1s में हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या पढ़ा है कि ENC experienced by one electron, यानी net positive charge experienced by one electron in atom। तो अगर मान लीजिए कि 1s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन 2 में से एक इलेक्ट्रॉन कितना ENC एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, उसको रखना होगा, मतलब ये हमारा सेम ग्रुप हो गया, इसकी वैल्यू हो गई n, तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा 0.30 से। मान लो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन की ENC निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा कि 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो इस पे शील्डिंग इफेक्ट डालेगा, इसको रिपेल करेगा। तो ये कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो निकालने के लिए हम इस इलेक्ट्रॉन को, यानी इस 1 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.30 से। अब दूसरा ग्रुप हमने डिवाइड किया था NS-NP। NS-NP में जो हायर ग्रुप्स के इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू तो 0 होगी, क्योंकि वो कोई शील्डिंग कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रहे। बट जो सेम ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन डालेंगे, उसके लिए हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, और उसके n-1 यानी उससे एक पहले वाले ग्रुप में कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन डाल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। उससे और अंदर चले जाओ, n-2, n-3, ठीक है, n-4, जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन डालेंगे, 1। जैसे यहाँ देखो डायग्राम में दिख रहा है, s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, यानी जो हमारा, मान लीजिए अगर हमें इस इलेक्ट्रॉन के लिए ENC कैलकुलेट करनी है, तो ये हो गया हमारा n, सेम शेल, ठीक है। तो इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। इसके अंदर वाला शेल हो गया n-1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसके और अंदर जाए तो ये हो गया n-2, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और अंदर जाओ तो ये हो गया n-3, तो इसे n-3 में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसे आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से। तो ये यही लिखा हुआ है, n को मल्टीप्लाई करना है 0.35 से, n-1 को मल्टीप्लाई करना है 0.85 से, n-2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, और n-3 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। किसके लिए, s और p इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। अब n, d और nf जो हमने ग्रुप बनाया था उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, हायर ग्रुप तो 0 हो गया, सेम ग्रुप में, जैसे सेम ग्रुप ये है n, तो इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने 0.35 से, और उसके बाद इनर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, ठीक है। तो इस तरह से हम शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे। शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के बाद फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे क्वालिटेटिव वाला, और उससे हम ENC को कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। What is the shielding constant of ENC experienced by 2p electron in the nitrogen atom? ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम का हम एग्जांपल ले लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो सबसे पहले आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हम इसे क्या करेंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। 1s2 को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2s2 और 2p3 को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्वेश्चन में पूछा है कि 2p इलेक्ट्रॉन्स कितना ENC का एक्सपीरियंस करेंगे, तो 2p इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन, बट जो ये है सेकंड, ये हमारा शेल है, यानी ये हमारा क्या है, n है, ठीक है। और इसके अंदर वाला ग्रुप क्या हो गया, n-1, ठीक है। 2p की बात कर रहे हैं, यानी ये किस ग्रुप का मेंबर है, ns और np ग्रुप का मेंबर है, ठीक है। ns और np ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, n सबसे पहले तो हम ये निकाले n, यानी सेम सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
सेम शेल कितने हैं 2 + 3 5, ठीक है। नाउ शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे 5 में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस करेंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन डाल रहा है, यानी सेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 एंड 5। अब मान लो इसके लिए हमें ENC कैलकुलेट करनी है, यानी इस ये हमारा इंटरेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये जो बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन से कितना शील्डिंग कंट्रीब्यूशन डालेंगे, ये हम यहाँ निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है सेम शेल यानी n, तो सेम शेल को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 0.35, तो ये कितना आएगा 1.40, ठीक है। ये आ गई n की वैल्यू, मतलब सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं n = ठीक है। अब हम n-1 के लिए निकालें, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 ग्रुप, कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है। तो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन क्या होएगा, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 2 × कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1.70, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या शील्डिंग कंट्रीब्यूशन फॉर n-2। अब हमने क्या करना है यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, टोटल शील्डिंग कंट्रीब्यूशन, तो हम क्या करेंगे 1.40 + 1.70 को प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 7 और 4 11 1 1 2 एंड 3, यानी 3.1, ये आ गया हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम निकाल दें ENC, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस S। Z क्या है हमारा, कितने नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है उसका 7, माइनस S कितना आया हमारा 3.1 शील्डिंग कंट्रीब्यूशन। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3.1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.9, that is the answer of the क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर जैसे हम एक और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, कैलकुलेट द ENC एक्सपीरियंस्ड बाय 3D इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम एटम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कर देना है, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। 3D की बात कर रहे हैं यानी इसकी बात कर रहे हैं 3D की बात, ठीक है। तो इसके लिए 4s 0 हो गया क्योंकि ये हायर शेल में प्रेजेंट है। 3D हमारा n हो गया, 3s 3p इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया, 3s 3p n-1 ग्रुप हो गया, 2s 2p n-2 ग्रुप हो गया और 1s 2 n-3 ग्रुप हो गया। अब हम यहाँ पे d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो d इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमारा थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो जाएगा। सेम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 5, तो शील्डिंग कंट्रीब्यूशन क्या होगा 5 - 1 4 इलेक्ट्रॉन। इसको हमने सेम शेल को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं d ऑर्बिटल के लिए 0.35 से, वो हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। अब n-1 ग्रुप के लिए, n-1 ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 6 8 और शील्डिंग कंट्रीब्यूशन कितना होगा 8 × 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हम d की बात कर रहे हैं, तो ये 8 हो गया। इसी तरह से n-2 और n-3 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, तो ये हो गया n-2 और n-3 में टोटल इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 10, शील्डिंग कंट्रीब्यूशन 10 × 1 10। टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो यहाँ पे 1.40 + 8 + 10, इन तीनों को प्लस किया तो आया हमारे पास 19.40। नाउ अब हम इसको फॉर्मूले पे पुट करेंगे,
ENC के, Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस S। एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का 24, 24 माइनस 19.4, इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 4.6। दैट इज द ENC ऑफ द क्रोमियम। तो आई होप आप लोगों को ENC समझ में आया होगा। थैंक यू।